We are going to do something on Greenland, whether they like it or not. You know what their defense is? 2 dog sleds. We need Greenland for national security. Greenland. 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 साल 2019 दुनिया की राजनीति में एक ऐसा बयान आता है जिसे सुनकर पूरी दुनिया हैरान रह जाती है। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी इच्छा जाहिर करते हैं जो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती। वो दुनिया के सबसे बड़े द्वीप ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते थे। पहले लोग हंसे, कुछ ने इसे मजाक समझा, कुछ ने इसे एक पॉलिटिकल स्टंट कहा। लेकिन जियोपॉलिटिक्स की बिसात पर यह कोई साधारण चाल नहीं थी। ये एक संकेत था, एक रणनीति जो बर्फ के नीचे छिपी हुई थी। और अब 5 साल बाद फिर से वही नाम, फिर से वही द्वीप। डोनाल्ड ट्रंप दोबारा ग्रीनलैंड की बात कर रहे हैं। About money for Greenland yet. I might talk about that. क्यों? क्या यह सिर्फ बर्फ से ढका हुआ एक सुनसान इलाका है, या यहां छिपा है कुछ ऐसा जो तय करेगा दुनिया की अगली महाशक्ति कौन होगी? क्या यह सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा है, या एक जियोपॉलिटिकल टाइम बॉम्ब? ग्रीनलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड। ग्रीनलैंड बर्फ से ढका हुआ, सुनसान, खामोश और बेहद ठंडा, और तकनीकी रूप से ये आता है डेनमार्क के अंडर। ग्रीनलैंड, जहां धरती का 80% हिस्सा मोटी बर्फ की चादर से ढका हो, जहां सर्दियों में तापमान -40 डिग्री तक गिर जाए, जहां महीनों तक सूरज आसमान में दिखाई ही न दे, और फिर गर्मियों में वही सूरज 24 घंटे चमकता रहे। आर्कटिक की गोद में बसा ग्रीनलैंड सिर्फ एक ठंडा द्वीप नहीं है, ये है चरम मौसम की जीवित प्रयोगशाला। बर्फीले तूफान, 100 किलोमीटर प्रति घंटा से तेज हवाएं, पिघलते ग्लेशियर और बदलता हुआ क्लाइमेट। यहां हर दिन प्रकृति अपनी असली ताकत दिखाती है। तो फिर सवाल उठता है, अमेरिका जैसी सुपर पावर को इस बर्फ के टुकड़े से क्या लेना देना? और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। 5 साल बाद डोनाल्ड ट्रंप फिर से हेडलाइंस में, और इस बार भी ग्रीनलैंड। लेकिन टोन थोड़ी अलग है। इस बार बात सिर्फ खरीदने की नहीं, कब्जा करने की भी सुनाई देने लगती है। To get them on board with a possible U.S. I'm not talking about money for Greenland yet. I might talk about that. But right now, we are going to do something on Greenland, whether they like it or not. यहीं से सस्पेंस शुरू होता है। क्यों? आखिर अमेरिका बार बार ग्रीनलैंड का नाम क्यों ले रहा है? क्या यह सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, या कुछ ऐसा है जो हमें दिखता ही नहीं? सोचो, अगर कोई जगह सच में बेकार होती तो दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री उसके पीछे बार बार क्यों आती? बर्फ के नीचे कुछ तो छुपा है, और यहीं असली सवाल पैदा होता है। क्या ग्रीनलैंड सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा है, या वही जगह जो तय करेगी फ्यूचर की सुपर पावर कौन होगी? एनर्जी, मिलिट्री डोमिनेंस, रेयर अर्थ रिसोर्सेज, ग्लोबल ट्रेड रूट्स का कंट्रोल? जवाब अभी सामने नहीं है, लेकिन एक बात तय है, ग्रीनलैंड की कहानी सिर्फ बर्फ और पोलर बेयर्स की नहीं है। ये कहानी है पावर की, ये कहानी है फ्यूचर की, और शायद दुनिया के नेक्स्ट ऑर्डर की। और आगे जो आने वाला है वो और भी ज्यादा शॉकिंग होने वाला है। तो दोस्तों, जब हम आज की जियोपॉलिटिकल हेडलाइंस देखते हैं और ट्रंप का फिर से ग्रीनलैंड में इंटरेस्ट सुनते हैं, तो लगता है जैसे ये अचानक आया है ना? क्या बात कर रहे हैं? लेकिन सच, अमेरिका की ग्रीनलैंड को खरीदने की कोशिशें आज की नहीं हैं, बल्कि 150 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। चलो, इस इतिहास की टाइम मैकनन में एक एक करके चलते हैं। एक ऐसा सफर जो सड़क की जिगजैग ट्विस्ट्स जैसा है, सस्पेंस से भरा हुआ। 1867, द फर्स्ट मूव। सिविल वॉर अभी अभी खत्म हुआ था। अमेरिका अपनी ताकत दिखाना चाहता था। तभी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विलियम एच सूवर्ड रशिया से अलास्का खरीद लेते हैं, सिर्फ $7.2 मिलियन में।
उस समय लोग हंसे। इसे कहा गया सूवर्ड्स फॉली, एक बेकार सौदा। अब ध्यान से सुनो। उसी डील के दौरान सीवर्ड ने एक और सवाल उठाया, क्या हम ग्रीनलैंड और आइसलैंड भी ले सकते हैं? ग्रीनलैंड, आइसलैंड, क्या उन्होंने ग्रीनलैंड में भी फ्यूचर का ट्रेजर देख लिया था? उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी जिसमें ग्रीनलैंड के रिसोर्सेज, फिश स्टॉक्स, मिनरल्स और स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बात की गई। ये सुझाव दिया गया कि भविष्य में ये बेहद वैल्यूएबल हो सकता है। लेकिन कांग्रेस ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया और ये आइडिया बस एक विस्पर बनकर रह गया। अब आते हैं वर्ल्ड वॉर II के बाद। दुनिया शॉक में थी। कोल्ड वॉर शुरू हो चुका था। तभी प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमन डेनमार्क को ऑफर देते हैं $100 मिलियन इन गोल्ड, सिर्फ एक मकसद से, ग्रीनलैंड को खरीदने के लिए। लेकिन डेनमार्क ने साफ मना कर दिया, हमारा आइलैंड बिकाऊ नहीं है। यह सिर्फ पैसे का मामला नहीं था। कोल्ड वॉर के टेंस माहौल में ग्रीनलैंड एक स्ट्रेटेजिक मिलिट्री आउटपोस्ट था, वो जगह जहां से सोवियत यूनियन को मॉनिटर किया जा सकता था। और आज भी यूएस का थूले एयरबेस वहीं मौजूद है, एक सिंबल अमेरिकी मिलिट्री प्रेजेंस का। फिर आता है 2019। डोनाल्ड ट्रंप पब्लिकली कहते हैं, हम ग्रीनलैंड खरीदना चाहते हैं। दुनिया हंसती है। मीडिया इसे रियल एस्टेट जोक कहता है, लेकिन स्ट्रैटेजिस्ट्स चुपचाप नोटिस लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये जोक नहीं था, ये आर्कटिक इन्फ्लुएंस, रिसोर्सेज और फ्यूचर पोजिशनिंग का संकेत था। 1867 से लेकर 2026 तक हर एरा में अमेरिका ने ग्रीनलैंड को नजरअंदाज नहीं किया। तो इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ एक आइलैंड नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक ट्रेजर है। और इस ट्रेजर के पीछे वजह सिर्फ बर्फ नहीं है, बल्कि फ्यूचर पावर, रिसोर्सेज, ग्लोबल डोमिनेंस। द क्लाइमेट ट्विस्ट। सोचो, कुछ दशक पहले तक ग्रीनलैंड का मतलब क्या था? सफेद बर्फ, खामोशी, पोलर बेयर्स, यहां है ही क्या? लेकिन फिर क्लाइमेट चेंज ने एक चेन रिएक्शन शुरू किया। जैसे जैसे तापमान बढ़ा और बर्फ पिघलने लगी, वैसे वैसे एक छुपी हुई सच्चाई सामने आने लगी। और ये सच्चाई इतनी पावरफुल थी कि सिर्फ अमेरिका ही नहीं, चाइना और रशिया जैसे प्लेयर्स की भी नींद उड़ गई। क्यों? क्योंकि ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे सिर्फ जमीन नहीं, एक खजाना दबा हुआ है। रेयर अर्थ मिनरल्स, फ्यूचर की जान। अब यहां थोड़ा रुककर सोचो। अभी तुम जिस फोन पर यह वीडियो देख रहे हो, उसके अंदर क्या है? स्क्रीन, बैटरी, स्पीकर्स, वाइब्रेशन मोटर, ये सब रेयर अर्थ मिनरल्स पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक कार्स, विंड टर्बाइन्स, सोलर पैनल्स और हां, अमेरिका का प्राइड, F-35 फाइटर जेट्स, F-35 लाइटनिंग II इनके बिना पॉसिबल ही नहीं। और ग्रीनलैंड? ग्रीनलैंड उसकी बर्फ के नीचे रेयर अर्थ मिनरल्स का एक पूरा ओशन छुपा हुआ है। लेकिन यहां असली ट्विस्ट आता है। आज के टाइम पर 90% से ज्यादा रेयर अर्थ प्रोसेसिंग पर कंट्रोल है चाइना। तो सवाल बनता है, अगर कल को चाइना सप्लाई बंद कर दे, तो अमेरिका के फोन्स, वेपन सिस्टम्स, ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन, सबका क्या होगा? यही डर अमेरिका को जगा चुका है। अब यह सिर्फ रिसोर्सेज का इशू नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मिनरल्स के अलावा ग्रीनलैंड और पूरा आर्कटिक रीजन एक और राज छुपाए बैठा है, ऑयल और नेचुरल गैस। एक्सपर्ट्स का अंदाजा है, आर्कटिक के नीचे दुनिया का लगभग 13% ऑयल और 30% नेचुरल गैस हो सकती है। सोचो, अगर मिडिल ईस्ट के बाद एक नया एनर्जी हब बनता है, तो ग्लोबल पावर बैलेंस का क्या होगा? इसीलिए यहां सिर्फ गवर्नमेंट्स नहीं पहुंची, बल्कि बिलियनियर्स भी। बिल गेट्स, जेफ बेजोस और कई बड़े इन्वेस्टर्स अपनी अपनी ट्रेजर हंट शुरू कर चुके हैं। क्योंकि जो फ्यूचर देख पा रहे हैं, वो जानते हैं, एनर्जी और रिसोर्सेज
ही कल की पावर तय करेंगे। अगला स्टेप, चाइना का खतरा। लेकिन अमेरिका की टेंशन सिर्फ इतनी नहीं है कि उसे रिसोर्सेज चाहिए। उसकी असली प्रॉब्लम है चाइना को यहां जमने से रोकना। 2018 चाइना क्वाइटली ग्रीनलैंड में घुसने की कोशिश करता है। एयरपोर्ट्स बनाने की बात, माइनिंग प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। सुनने में डेवलपमेंट लगता है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में ये एंट्री टिकट होता है इन्फ्लुएंस का। अमेरिका ने तुरंत रेड फ्लैग उठा दिया। डेनमार्क पर प्रेशर डाला गया, डील्स रुकवा दी गई। डेनमार्क क्यों? क्योंकि अगर चाइना ग्रीनलैंड में सेट हो जाता तो सिर्फ मिनरल्स ही नहीं, आर्कटिक के फ्यूचर ट्रेड रूट्स पर भी उसका कंट्रोल हो सकता था। और यहीं से कहानी और भी डेंजरस हो जाती है। क्या तुम जानते हो चाइना ग्रीनलैंड के थ्रू कौन सा नया ट्रेड रूट खोलना चाहता है? एक ऐसा रूट जो पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी का मैप बदल सकता है। यहीं से अगला चैप्टर शुरू होता है, और जो आगे आने वाला है वो सिर्फ अमेरिका और चाइना की फाइट नहीं है, ये पूरी दुनिया का फ्यूचर डिसाइड कर सकता है।